नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ एक खास मेहमान हैं स्मिता शर्मा। स्मिता स्वतंत्र पत्रकार हैं और इसके साथ ही कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं इंडिया अहेड की। स्वागत है स्मिता आपका न्यूज लॉन्ड्री चर्चा में। शुक्रिया अतुल। इसके अलावा हमारे साथ हमारे दो साथी न्यूज लॉन्ड्री के हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद भी हैं। मेघनाद, आपका स्वागत। नमस्ते अतुल सर। और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन भी हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत है चर्चा में। नमस्कार, आप दोनों का भी 1-2 हफ्ते के ब्रेक के बाद स्वागत। तो पिछले हफ्ते मैं भी नहीं था और मेघनाद भी किसी वजह से नहीं थे और शार्दुल ने चर्चा का बहुत सफल कुशल संचालन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद शार्दुल को। धन्यवाद। तो इस हफ्ते की जो चर्चा है इसमें जो मैं मेघनाद के हवाले मंच करूं उससे पहले 2-3 छोटे छोटे अनाउंसमेंट हैं। एक तो हमारे जो दोनों एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, एक है कश्मीर की कहानी और दूसरा महाराष्ट्र का जो फ्लड है उससे जुड़ी हुई हमारी जो ग्राउंड कवरेज है बहुत विस्तृत। इन दोनों से संबंधित हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। तो उसमें हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो समर्थक हैं न्यूज लॉन्ड्री के, वो कंट्रीब्यूट करते हैं और हम ग्राउंड से तमाम चीजें इकट्ठा करके ग्राउंड रिपोर्ट्स लाते हैं। तो ये दो हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट हैं, आप उसको जल्द से जल्द अपना समर्थन दीजिए, अपना सहयोग दीजिए। इसके अलावा एक और आप लोगों के लिए जानकारी कि 22 से 25 सितंबर के बीच में हमारा जो एनुअल इवेंट्स है द मीडिया रंबल, वो होना है। आपको पता है इसमें बहुत सारे देश विदेश की तमाम हस्तियां, तमाम शख्सियतें शामिल होती हैं, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा विमर्श होता है। तो द मीडिया रंबल 22 से 25 सितंबर के बीच होना है। बहुत सारे पैनलिस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं बहुत अच्छे। तो इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप themediarumble.com की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां पर बाकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 14 सितंबर जो कि हिंदी दिवस है, इस दिन शाम 7 बजे डिस्कॉर्ड चैनल पर, न्यूज लॉन्ड्री के हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ हिंदी टीम का इंटरेक्शन है। हिंदी टीम पूरी जुटेगी और हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स के साथ बातचीत करेगी। तो आप सब भी उसमें जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आए, वहां पर हमारी बातचीत करें, टीम के साथ मिले बातचीत करें। जो विषय है इस हफ्ते की, जो सुर्खियां हैं, मैं चाहूंगा कि मेघनाद एक बार उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। ओवर टू यू मेघनाद। सबसे पहले तो श्रोताओं को गणेश चतुर्थी के हार्दिक शुभेच्छा। जैसे हम मराठी में बोलते हैं, आज गणेश चतुर्थी है। एंड अतुल सर, काफ़ी याद आ रही है घर की। महाराष्ट्र में बहुत जोर शोर से गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं और इस बार कुछ भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हो रहा है और सब लोग सेलिब्रेशन में एकदम लगे पड़े हैं, सबके घर के सब लोग। तो श्रोताओं को एक साल के अंतर के बाद फिर से नई पुराने तरीके से मनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। एक तो हरियाणा में फार्मर्स का प्रोटेस्ट बड़ा होता जा रहा है। तीसरा दिन है, कल तीसरा दिन था, चौथा दिन है। वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है और ये मुजफ्फरनगर के महापंचायत के बाद, उसके बाद सबसे बड़ा यही प्रोटेस्ट है फार्मर्स का। और जैसे जैसे यूपी इलेक्शंस पास आ रहे हैं तो काफ़ी एजिटेशन भी बढ़ता जा रहा है। और उसी से रिलेटेड या फिर अनरिलेटेड थोड़ी सी खबर है कि गवर्नमेंट ने गेहूं का एमएसपी 40 रुपये से बढ़ा दिया है। अतुल सर, क्या ये इसको क्वेल करने के लिए या फिर प्रोटेस्ट को थोड़ा वीकन करने के लिए होगा? इस पे भी थोड़ा सा बात कर सकते हैं हम आज। कर सकते हैं थोड़ा सा इसको, लेकिन इसके तमाम पहलू, इसका लेना देना, मतलब ऑब्वियसली किसान आंदोलन जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन अभी जो हालात है वो दूसरे हैं। जो एमएसपी बढ़ाने का जो हमारी जानकारी में आया है कि 2009-10 के बाद ये सबसे कम बढ़ोतरी है एमएसपी में, सालाना जो बढ़ोतरी है। तो हालांकि उसकी भी वजहें हैं, जैसे पिछले साल पेंडेमिक के बाद जो स्थितियां पैदा हुई और जो बड़े पैमाने पर फ्री राशन अनाज बांटे गए और ये सारी योजनाएं चलाई गई, तो उसके मद्देनजर जो प्रोक्योरमेंट है, और हालांकि उसमें अच्छी बात यह है कि प्रोक्योरमेंट भी बहुत बड़ा हुआ है इस बार गेहूं का पिछले साल के मुकाबले। तो कई चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कम तो बढ़ोतरी है, लेकिन इकोनॉमी के नजरिए से देखें, अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो ये सही कदम भी है एक लिहाज से। बिल्कुल।
अफगानिस्तान से न्यूज़ आ रही है कि तालिबान ने एक इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस की है वहाँ पर। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड जो है वो लीड करेंगे गवर्नमेंट को। इन्होंने अपने मतलब वैसे तालिबान एक मोनोलिथ नहीं है, उसमें काफ़ी ग्रुप्स भी है, तो वो ग्रुप्स में काफ़ी लोगों को उन्होंने पोजीशंस भी दे के रखे हैं। जैसे हक्कानी नेटवर्क के चीफ जो है उनका सराजुद्दीन हक्कानी, उनको उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है। मुल्ला यकूब को उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया है। और उसी को लेकर एक प्रोटेस्ट भी चालू है अभी अफ़गानिस्तान में, मतलब काबुल में स्पेसिफिकली, जहाँ पर लोग बाहर आ रहे हैं। स्पेशली काफ़ी औरतें बाहर आ रही है और वो तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी काफ़ी नारेबाजी कर रही है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद ने अफ़गानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाज़ी करना बंद करना चाहिए। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जो है, उन्होंने कहा कि तालिबान इंडिया की तरफ थोड़ा रीज़नेबल प्रेजेंट होगा, ऐसे उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके बातचीत के बाद ऐसे लगता है कि तालिबान हमारी तरफ थोड़ा सा माइल्ड तरीके से पेश आएगा हमारी कंट्री की तरफ। ये थोड़ा देखने वाली चीज़ है, हम इस पर बात करेंगे। आई थिंक स्मिता को भी काफ़ी कहना होगा इस पर। और अफगानिस्तान में एक और खबर आ रही है कि पंजशीर प्रोविंस जो था, जो सबसे लास्ट होल्ड आउट था जो रेजिस्टेंस फोर्सेस का, वो गिर चुका है। रेजिस्टेंस के जो फोर्सेस है उन्होंने कहा है कि उन्होंने 600 तालिबान के मिलिटेंट्स को मार गिराया है, पर अभी जो फिलहाल न्यूज़ आ रही है कि पंजशीर प्रोविंस अब तालिबान के हवाले हो गया है। और थोड़ी सी भारत से खबर, असम में 8 लोगों की मौत हुई बाढ़ की वजह से, और 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, ऐसा एस्टिमेट बता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने वायर के खिलाफ एक एफआईआर जो जारी की थी, उस पे एक इंटरिम रिलीफ दे दिया है, पर उन्होंने कहा है कि वो एफआईआर क्वॉश नहीं करेंगे, और हाई कोर्ट की तरफ जाने को कहा है द वायर को वो एफआईआर क्वॉश करने के लिए। और एक आखिरी सुर्खी, तमिलनाडु असेंबली ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया है। उनके जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन ने, उन्होंने कहा है कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, और श्रीलंकन तमिल्स के बारे में इसमें कोई मेंशन नहीं है, तो उनका वो एक प्रॉब्लम है। और श्रोताओं को मैं बता दूं कि ये लॉ पास ज़रूर हो गया है, पर इसके रूल्स अभी भी आए नहीं है। तो दिसंबर 2019 में लॉ पास हुआ था, और अभी करीब 2 साल होते आ रहे हैं, और रूल्स अभी पास नहीं हुए, तो फिर ये एक्ट अभी वैसे जस्ट पेपर पे ही है। ठीक बात। आपके पास शार्दुल कोई कुछ हेडलाइन है? Not exactly, no. एक अतुल सर, एक मेंशन करना चाहूँगा, ये पंजशीर प्रोविंस का जो मामला है, इसमें काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने एक वीडियो गेम का फुटेज चला दिया कि तालिबान और अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है रेजिस्टेंस फोर्सेस में, और उसमें हमारे अर्नब गोस्वामी भी थे, हैं? हाँ, बहुत सारे टाइम्स नाउ, अर्नब गोस्वामी, जी न्यूज़, सब। और मैंने आज ही देखा कि एक पीसी गेमर करके वेबसाइट है, उन्होंने भी उनको फैक्ट चेक किया है। ठीक बात। एक और छोटी सी जानकारी है, बेसिकली किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। करनाल में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, बेसिकली वो विरोध प्रदर्शन एक वहाँ के जो एसडीएम थे, अधिकारी थे, उनके एक बयान के बाद शुरू हुआ है, और एक बहुत ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ था, बहुत हिंसक तरीके से, जिसमें बहुत सारे किसानों को गंभीर चोटें आई थी, एक किसान की मौत भी हुई थी। और उसके बाद ये विरोध करनाल के मिनी सेक्रेटरिएट के पास लेकर पहुंचे हैं किसान, और इसके बाद से करनाल में पूरी तरह से, करनाल और आसपास के इलाकों में इंटरनेट शटडाउन चल रहा है। तो उन लोगों के लिए खुशी की बात हो सकती है जो लोग अभी तक केवल कश्मीर के शटडाउन पर हाय तौबा मचाते थे, अब वो देश के बाकी हिस्सों में भी इंटरनेट शटडाउन पहुंच रहा है। एक खबर थी जिस पर मैं मेघनाद से चाह रहा हूं थोड़ा बातचीत करना, क्योंकि मेघनाद ने उस पर एक रिपोर्ट भी की है, और वो खबर है, एक नया न्यूज चैनल आया है, गुड न्यूज टुडे। हाँ जी, गुड GNT, बिल्कुल टुडे। तो उसको देख के तो मुझे अचानक से MDH मसाले का लोगो याद आ रहा था।
एक्चुअली बहुत लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि एमडीएच मसालों का लोगो क्यों छाप दिया। पर आपने बिल्कुल सही कहा, इंडिया टुडे ग्रुप ने ये एक चैनल निकाला है नया अंदाज है। एक्चुअली उनका एक पहले चैनल था तेज नाम का, उसको रिप्लेस करने के लिए शायद इन्होंने ये नया चैनल लॉन्च किया है। और इनका एक अजीब फंडा है कि बेसिकली ये बस गुड न्यूज़ दिखाएंगे और बहुत ही हंसमुख एंकर आपके टीवी पर आएंगे और वो समोसा जलेबी खाते हुए आपको गुड न्यूज़ बताएंगे। बेसिकली ये चैनल है। तो मैं 5 दिनों के लिए वो चैनल देख रहा था और मतलब वो आपको बताते रहेंगे कि अच्छे दिन आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। यहाँ पे एक सवाल मेरे दिमाग में उठता है, चैनल और उनके उसके कंपनी के ऊपर न जाते हुए, काफी दिनों से इस तरह की एक बहस, मुझे याद आ रहा है दैनिक भास्कर ने गुड न्यूज करके एक शुरू किया था कि हर मंडे हम केवल गुड न्यूज छापेंगे, एक पेज पूरा ऐसा। मेरा ये कहना है कि अगर बॉम्बे जैसा कोई अटैक हो जाता है किसी घटना के बाद, पुलवामा जैसा कोई अटैक हो जाता है, या फिर ये जो स्नूपिंग की घटना हुई, बड़ी घटना हुई कि जिसमें पता चला कि बहुत सारे नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के, जर्नलिस्ट के फोन टैपिंग हो रही, इस तरह कोई खबर आ जाती है उस पर्टिकुलर डे पे जिस दिन आपने पहले से ही तय कर रखा है कि गुड न्यूज देंगे, तो आप क्या करेंगे? तो मैं सबसे जानना चाह रहा हूं, मैं स्मिता का भी जानना चाह रहा हूं कि गुड न्यूज क्या है। मतलब न्यूज तो न्यूज होती है, न्यूज को न्यूज के वैल्यू पर तोला जाता है कि भाई इसमें खबर है, पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, इन तमाम पैरामीटर्स पे न्यूज तोली जाती है। अगर आपने उसमें एक कोई लाइन खींच दी कि हम केवल गुड न्यूज दिखाएंगे, तो ये ओवरऑल जर्नलिज्म के ऊपर कितना इसका इम्पैक्ट पड़ता है? एक मैं एग्जांपल दे लूँ, आपने एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। मैं वो टीवी देख रहा था, वो चैनल देख रहा था, तो आपको पता है कि बिहार में एक बहुत फ्लड्स आए हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है। तो इन्होंने इसको कैसे रिपोर्ट किया, यूट्यूब पे आपको एक रिपोर्ट दिखेगा, बिहार फ्लड्स न्यूज़ करके, वही चैनल पे। और वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कैसे एक बिहार के टीचर ने बोट पे स्कूल खोल रखी है। वही रिपोर्ट था, बस यही रिपोर्ट था। उन्होंने कोई नुकसान के बारे में बात नहीं किया, उन्होंने ये बात नहीं किया कितने लोग बेघर हो गए, कितना क्या हो गया। ऊपर से उन्होंने लेह लद्दाख में स्कूल खुल गए हैं ये भी रिपोर्ट किया। पर अगेन अगर आप पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पिछले 2 साल में जब से कोविड आया है, तो भारत में 1 में से 10 बच्चों को इंटरनेट एक्सेस मिल रहा था। मतलब 9 में से 10 बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा था, मतलब उनका एजुकेशन पूरा पीछे छूट गया था। तो ऐसे डिटेल्स मुझे लगता है ये चैनल कभी रिपोर्ट नहीं करेगा। स्मिता? अतुल, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो देखिए, अगर आप लोगों से आज बात करें तो एक आम शिकायत होती है लोगों की कि भाई आप लोग इतनी नेगेटिव न्यूज क्यों दिखाते हैं। अब मैं लोगों को बार बार समझाती हूँ कि न्यूज का मतलब ही वही है कि अगर हवाई जहाज रोज रोज सेफ लैंडिंग कर रहा है तो वो हमारे लिए खबर नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई एयर क्रैश होता है तो फिर वो खबर है। हमारा काम है कि जो लोग सत्ताधारी लोग हैं या पोजिशंस ऑफ पावर में हैं, उनको हम कैसे जवाब दे करें और जो नीतियां हैं उनकी खामियों को उजागर करें। एक एपेटाइट निश्चित रूप से ऑडियंस के अंदर है पॉजिटिव न्यूज के लिए, कंस्ट्रक्टिव न्यूज के लिए, लेकिन यहाँ लोगों को मैं ये समझाती हूँ कि पॉजिटिव न्यूज और पॉजिटिव स्पिन में बहुत फर्क पड़ता है। आप नई तकनीक की बात करते हैं, आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी की बात समझाते हैं, बिटकॉइन की बात समझाते हैं, या फिर कोविड के मेडिसिन के मिथ्स क्या जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म हो सकता है। लेकिन ये जो गुड न्यूज के जरिए करने की कोशिश की जा रही है, ये एक सब कुछ अच्छा है का माहौल बनाने की कोशिश होती है, खुद को इंसुलेट करके। और मैं अग्री करती हूँ कि ये फिर जर्नलिज्म तो हुआ नहीं, ये आपने एक टारगेट ऑडियंस उठा लिया। ये वही बात हुई कि बाहर कोई बम धमाका हो रहा हो लेकिन सोनी पर जो एंटरटेनमेंट शोज हैं वो चल रहे होंगे, या किसी और न्यूज चैनल, किसी और एंटरटेनमेंट चैनल में जो है आपकी जो सास बहू की साजिश वाली सीरियल है वो चल रही होगी। तो आपने एक नीश ऑडियंस बनाकर इसको आपने एक बिजनेस मॉडल के तौर पर बनाया है। इसका न्यूज से एज सच कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है। ये वही जो उदाहरण मेघनाथ ने दिया, उसी उदाहरण को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करूं। अगर कि बिहार में बाढ़ आई हुई थी तो वो तो खबर है कि एक टीचर ने बोट पर अपना स्कूल खोल लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन आपके पूरे चैनल में अगर वो खबर नहीं है कि 10,000 घर डूब गए हैं, इतने मवेशियों की मौत हो गई है, इतने लोगों की जान माल की हानि हुई है, नुकसान हुआ है, वो खबर पूरी तरह से अगर वाइप्ड आउट है,
तो आप सीरियसली जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस मॉडल आपने खड़ा किया, लेकिन वो जर्नलिज्म नहीं कहा जाता। शार्दुल अतुल, एक सिर्फ मैं ऐड करना चाहूंगी, इसे एक मैगजीन के तौर पर देखें कि एक आपके वेंचर में मेन आपके न्यूज चैनल्स हैं, ये एक सप्लीमेंट आ रहा है संडे के संडे, एक संडे मैगजीन है। समाज में हीरोज की जरूरत है, ये हीरोज को आप ढूंढते हैं, लोगों को अच्छा लगता है उनके बारे में पढ़ना, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, या सिर्फ एक सब कुछ अच्छा है नैरेटिव बना रहे हैं, तो ये एक आपकी संडे मैगजीन टाइप की है। इसका मेन एज सच जो है न्यूज से इसका उतना वास्ता नहीं है। बिल्कुल सही कहा स्मिता। और एक एग्जांपल मैंने देखा वही चैनल पे, आपने जो बोला उसी से रिलेटेड है। टेलीकॉम सेक्टर को मतलब न्यूज़ आ रही थी कि कैबिनेट की मीटिंग में टेलीकॉम सेक्टर को एक रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। आपको तो पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है कि उनके काफ़ी पेंडिंग ड्यूज़ है वो क्लियर करने चाहिए। तो गवर्नमेंट आगे आ रही है और बोल रही है कि उनको एक गारंटी लेटर देंगी और उनको मनी रेज करने में हेल्प करेगी। जो वोडाफोन और आइडिया और एयरटेल जैसे कंपनीज है जिन पे बहुत बड़ा कर्जा है, लाखों करोड़ों का कर्जा है। तो इसको कैसे रिपोर्ट किया उन्होंने, टेलीकॉम सेक्टर के लिए होगी गुड न्यूज़, मिलेगा रिलीफ पैकेज, खत्म, मतलब इतना ही था बस। और मतलब आप सोचिए कि इतना सारा जो डिटेल है कि इनके ड्यूज है, इनके इतने सारे कर्जे हैं इनके सर पे, इनको लोन चुकाना है, इनका इतना बड़ा बर्डन है, वो कुछ नहीं बताया। तो किंग ऑफ गुड टाइम्स मालया के बारे में जब गुड न्यूज आएगी तब मतलब ऐसे मेंशन करने के वास्ते उन्होंने मेंशन कर दिया, पर डिटेल्स में नहीं जाते। जो एक्चुअली रेलेवेंट डिटेल्स है एक खबर के पीछे, वो आई थिंक कन्वीनियंटली स्किप करेंगे वो। देखिए, मेन बात आप सब लोगों ने कह ही दी है। मुझे तो बस एक चीज, मैंने चैनल बिल्कुल नहीं देखा, केवल मेघनाथ की रिपोर्ट पढ़ी और उसके जो ऐड थे वो देखे थे, क्योंकि मैं टीवी देखता नहीं। हाँ। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी डिस्टिंक्ट लग रही है कि ये चैनल पर्सोनिफिकेशन है, मतलब सही में अवतरित रूप है उस भावना का जो हमारे समाज में है कि आप मुंह बाए खड़े विकार से भी मुंह फेर लेते हैं। ये संदर्भ रहित केवल हर चीज पे जैसा होगा पॉजिटिव स्पिन देने का काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो इस चैनल की आवश्यकता नहीं थी। आप अगर पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो जो आपके चैनल पे पर्याप्त समय है, 24 घंटे न्यूज साइकिल चलने लायक, हमने कितनी बार बात की है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो लोगों को जानकारी भी देगी और इनहेरेंटली नेगेटिव या डिप्रेसिंग न्यूज़ नहीं होगी। लेकिन ये बिजनेस मॉडल ही है। अब वो कर भी रहे हैं, आपके पास सास बहू के लिए स्पेस है दिखाई रहे हैं, तो फिर एक 24 घंटे का चैनल केवल इसी के लिए, सास बहू टाइप ही, हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा आप विज्ञान पे आधारित प्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ, इतना सब कुछ जानने के लिए है लोगों के लिए। इनके पास भी एक शो है, पहले वो होता था सास बहू साजिश, इन्होंने एक नया शो निकाला है सास बहू और बेटियां, बिकॉज बेटियां ऐड करने से आई थिंक थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा लोगों का। मेघनाथ से एक आखिरी सवाल, क्योंकि उसने वो चैनल देखा। मेघनाथ, ये कितना फॉक्स एंड फ्रेंड्स से इंस्पायर्ड है? अरे मैं कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताता हूँ। एक तो उनके पास है एक शो चाय पर चर्चा, इसको मोदी जी के कैंपेन से कंफ्यूज ना करें। तो यहाँ पे 5 लेडी एंकर्स आके समोसा जलेबी खा के आपको 1 घंटे के लिए न्यूज़ बताती है। तो उसमें मतलब न्यूज़ मतलब कैसी होगी, मुख्तार अब्बास नकवी और स्मृति ईरानी ने डोसा खाया, फिर भूपेश बाघेल को एक लेडीज़ के पार्टी में किसी ने डांस करवाया, तो ऐसी न्यूज़ थी वहाँ पे। फिर बेसिकली मुझे लगता है कि ये टेली टाइम्स जैसा एक कोई स्पेस टेलीविजन में न्यूज में क्रिएट करती है। ये टीएमजी है क्या? वही अजीब लग रहा था। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, कल्लीपुरी जो है जो उन्होंने ये चैनल लॉन्च किया है, उन्होंने कहा कि हमारे टीवी पर डिबेट्स नहीं होंगे क्योंकि हमको टॉक्सिसिटी से दूर जाना है। पर इन्होंने रिप्लेसमेंट क्या किया, सोनू सूद को एंकर बना दिया। 9 बजे प्राइम टाइम पे हर दिन सोनू सूद आएंगे और एक सत्यमेव जयते टाइप शो करेंगे जहां पर वो एवरीडे हीरोज को लेके आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और लोगों को इंस्पायर करेंगे। हम और आप इसे जितना क्रिटिसाइज कर लें, जैसे मैंने कहा कि इस ग्रुप के बिजनेस जो वेंचर है ये न्यूज़ वेंचर नहीं है, दिस इज अ प्योर कमर्शियल एंटिटी, सो दैट्स वन, इट्स अ सप्लीमेंट फॉर अ मैगजीन। है जो मेघनाथ आप बात कह रहे हैं कि कलीपुरी ने दावा किया कि हम बहस नहीं करते इस चैनल अपने चैनल पे। अगर आपको लगता है कि बहस वाला जो पूरा फॉर्मेट है, जो कि मैं भी मानता हूं कि बहुत घटिया फॉर्मेट है, न्यूज का फॉर्मेट नहीं है, बेमतलब की वो एक
आपने एक मॉडल डेवलप किया जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, कास्ट कुछ नहीं आती है रिपोर्टिंग के मुकाबले, फील्ड रिपोर्टिंग के मुकाबले, तो आपने एक मॉडल ऐसा क्रिएट किया और आसान लगा, तो आपने चैनल दर चैनल ये फॉलो कर लिया, जो कि गड़बड़ बात है। तो आपने अपने दूसरे चैनल पर, जो आपका मेन चैनल है, उन चैनलों से आपने बहस को हटाया क्या? एग्जैक्टली तो यहाँ पर आके आप इसको प्रमोट करने कहेंगे कि हम यहाँ बहस नहीं करते क्योंकि बहस बहुत घटिया चीज है, वहां पे जाके आपके सारे जितने स्टार एंकर है वो चोच लड़ा रहे हैं बाकी लोगों से। मतलब अंजना ओम कश्यप और श्वेता तिवारी ने जो लॉन्च किया, उन्होंने भी कहा कि हाँ हम टॉक्सिक न्यूज से दूर जाएंगे और अच्छी खबर सुनाएंगे, और दूसरे चैनल पे आज तक पे जाके शाम को उन्होंने फिर टॉक्सिक न्यूज ही मतलब शुरू कर दिया फिर से। तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है यहाँ पे। पर अतुल सर, एक और छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि एक मुझे लगता है कि ये जो सोनू सूद वाला फॉर्मूला है, ये आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जीनियस टाइप फॉर्मूला है, क्योंकि मेरे हिसाब से टॉक्सिक न्यूज़ जो डिबेट है वो देखने से अच्छा मैं सोनू सूद देखूं। मुझे लगता है आई थिंक ये ऑल्टरनेटिव अच्छा है टॉक्सिक न्यूज़ डिबेट से। और सोनू सूद की अपने एक ऑडियंस है ना भाई, आप उनको जब एंकर बनाकर लेकर आ रहे हैं तो उसको आप फिर टारगेट कर रहे हैं। जो पूरे कोविड के दौरान सोनू सूद की एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, तो वो हीरोइज्म के साथ जो है लोग उनको देखना चाहेंगे। बिल्कुल। और ये एनडीटीवी गुड टाइम्स की तरह हो गया है बेसिकली, उन्होंने लाइफस्टाइल चैनल ही खोला है। नहीं था ना, एनडीटीवी गुड टाइम न्यूज का लाइसेंस लेकर नहीं चल रहा था ना, इनके पास न्यूज का लाइसेंस है। ये फॉर्मूला है, जैसे रिपब्लिक ने अपने लॉन्च के टाइम पे अनुपम खेर का एक शो रखा था, तो ये शायद उसको इनकैश करने का एक तरीका है कि सेलिब्रिटी भी हैं, उनका एक अपना एक ऑडियंस बेस है, तो उसको इनकैश किया जाए। हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं, जो कि महत्वपूर्ण और बड़ा मुद्दा है। किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, पिछले हफ्ते संडे को जो मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली हुई, अलग अलग दावे किए गए, 5 लाख के दावे हुए, 7 लाख के दावे हुए, 8 लाख के दावे हुए, लोग पहुंचे। खैर, पूरा उसका अंडरटोन जो था वो आने वाले पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और इन राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उसको ध्यान में रखकर उस पर दबाव बढ़ाने और उसके जरिए सरकार से डील करने की एक कोशिश थी। और जो करनाल में हुआ, करनाल में जिस तरह से किसानों के ऊपर मारपीट की गई 28 अगस्त को, उनके साथ बहुत हिंसक मारपीट हुई और फिर एक अधिकारी का बयान आया कि उनके सर फूटे होने चाहिए, ये आंदोलन अब पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि एक राजनीतिक उसमें ढल चुका है। और इसका पहला मकसद ये है कि अब जब तक बीजेपी को पॉलिटिकली नुकसान नहीं होगा तब तक बीजेपी सरकार इस आंदोलन, इस कानून में कोई बदलाव या कोई वापसी की सूरत नहीं बन रही है। इसी बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ, जो भारत आरएसएस का जो किसान और मजदूरों का मोर्चा है, भारतीय मजदूर संघ, उसने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया और उसी के आसपास सरकार ने एमएसपी और इन सब चीजों की घोषणा की नई। तो सरकार एकदम एक डिफरेंट स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। स्मिता, आप लोग भी इसको देख रहे हैं लगातार। अब ये आंदोलन करनाल में जहां तक पहुंचा है, एक नया मोर्चा लग रहा है कि दिल्ली की सीमाओं के अलावा करनाल में खुल गया है। अब वहां पर भी किसान उसी तरह से परमानेंट एक उसमें सेटअप में जाके बैठ के और वहां लंगर चलने लगे हैं। ये वो क्या ये जब तक अब पॉलिटिकली नुकसान नहीं होता, कुछ नतीजे चुनाव के नहीं आते, तब तक इस मामले में अब एक लॉकजैम बना रहेगा? नहीं, लॉकजैम फिलहाल तो तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकार जो किसानों के करनाल जो संबंधित जो डिमांड्स हैं, जिसमें यह है कि आयुष सिन्हा जिस एसडीएम की वीडियो वायरल हुई थी ये कहते हुए एक नाका पर अपने पुलिस वालों को डायरेक्शन दे रहे थे कि जरूरत पड़े तो उनके सिर भी फोड़ दें, कि उनको टर्मिनेट किया जाए। दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं कि जो सुशील काजल, जिस किसान की मौत हुई लाठीचार्ज के बाद में, हालांकि पुलिस कह रही थी कि इसका लाठीचार्ज से संबंध नहीं है, तो किसानों ने कहा कि उनको आप 25 लाख रुपए का जो है मुआवजा दें, और जो किसान जिनको चोटें आई थी उनको 2-2 लाख रुपए का आप मुआवजा दें। देखिए, इसकी सिचुएशन थोड़ी अलग जरूर है करनाल में। मुझे लगता है यहाँ पर सरकार एक तरीके से पशुपेश में जरूर है, क्योंकि यहाँ आप सिंघू और टिकरित की तरह आप इस मोर्चे को जारी नहीं रख सकते हैं। और यहाँ अगर आप बल प्रयोग करते हैं तो इस दफा जो है किसान तैयार है, आपको इस बार काफी ज्यादा जो है फिर हिंसा नजर आएगी, किसानों की तरफ से भी बल प्रयोग आपको उतना नजर आएगा। तो इस स्थिति में, और हरियाणा में पंचायत चुनाव भी होने हैं, हम दूसरे राज्यों की चुनावों की तो बात कर रहे हैं, हरियाणा में आई थिंक कुछ दिनों में पंचायत चुनाव है, तो जिसकी वजह से अगर आप देखें आईएनएलडी, उनके जो अभय चौटाला है एमएलए, उन्होंने विधानसभा से रिजाइन कर दिया, तो आईएनएलडी की इस वक्त विधानसभा में कोई प्रेजेंस नहीं है। उनको लग रहा है कि वो पंचायत चुनावों में अगर कुछ सीटें
ले सकें, तो वो किसानों के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ भूपिंदर हुड्डा कांग्रेस के नेता, उन लोगों ने भी पूरी बैकिंग दे रखी है इस वक्त, टारगेट जरूर करना चाह रहे हैं। और खट्टर के लिए जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं इतना सक्रिय रूप से राजनीतिक रिपोर्टिंग अब नहीं करती हूँ, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही है कि खुद पार्टी के अंदर काफी आवाजें चल रही हैं इस वक्त खट्टर को लेकर, क्योंकि जो सेकंड टर्म खट्टर लौटे थे चुनावों में, तो वो पहले टर्म जितने मैंडेट को लेकर नहीं लौटे थे। उनको उस वक्त जो है अलायंस बनाने की कोशिश की गई थी। तो करनाल में अगर ये स्थिति बनी रही तो उनको एक राजनीतिक नुकसान जरूर हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ अनिल विज ने, जो होम मिनिस्टर है राज्य के, उन्होंने संकेत दिया है कि वो लोग पहले मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ा तो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक ऑनरेबल एग्जिट ढूंढने की कोशिश जरूर की जा रही है इस वक्त। ठीक बात। जिस पशुपेश का आपने जिक्र किया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बयानों में शुरुआत में जिस तरह की तलखी थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हम कुछ नहीं करेंगे, अधिकारी का ट्रांसफर हो गया था खैर, लेकिन और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जो बयान आया उसमें यह भी था कि ये तो जांच होगी लेकिन किसानों की भी जांच होगी। तो वो एक तरह का एक कोई बीच का एक ऑनरेबल एग्जिट जो है, ऐसा कोई एक बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब बात शायद गले में फंस गई है। उनको उम्मीद नहीं थी कि करनाल में इतना बड़ा एक जत्था बैठ जाएगा आके। मेघनाथ, शार्दुल। स्मिता ने जो पॉइंट्स बोले थे वो एक्चुअली मेरे भी थोड़े से पॉइंट्स उन्होंने ले लिए, पर मैं एक और चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो कि इंटरनेट शटडाउन है उस पर। इंटरनेट शटडाउन की जो हमारी जो एक गंदी आदत है हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को, ये बहुत ही ख़राब है। और मैं कुछ फिगर्स बताना चाहूँगा श्रोताओं के लिए कि 2012 से लेके 2021 तक भारत में 540 से ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको पता है जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जहाँ पर 315 शटडाउन्स हुए हैं। पर उसके बाद राजस्थान और हरियाणा का भी नंबर आता है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और गुजरात में काफ़ी शटडाउन्स होते आए हैं। जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब वो किसान मोर्चा हुआ था तब भी इंटरनेट शटडाउन किया था। अभी हरियाणा में आप देख रहे हैं कि वो करनाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी 3 दिन से अभी इंटरनेट शटडाउन हो गया है। हरियाणा ने 17 शटडाउन्स किए हैं अब तक। तो आप सोचिए कि एक तो मतलब मैं तो एब्सोल्यूटिस्ट हूँ इस मामले में। मुझे लगता है कि इंटरनेट किसी भी हालत में शटडाउन नहीं करना चाहिए, किसी ने भी नहीं करना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक रिसोर्स है जो कि लोग यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, काफ़ी चीज़ें करने के लिए। तो आप इसको बंद कर दीजिए, बंद करना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप एक लॉजिक देते हैं, ये लोग जैसे इस केस में भी लॉजिक दिया है कि र्यूमर स्प्रेड होंगे और लोग प्रोवोक हो जाएंगे, तो यही बात हो गई ना कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो और आपने एक कांटा लिया और उसको प्लग में डाल दिया तो आपको शॉक लगेगा। तो अब यही लॉजिक वो इंटरनेट को भी लगाने की कोशिश करते हैं, पर ये सरासर गलत है। मुझे लगता है कि एक तो इस पर एक पॉलिटिकल रिपरकशंस भी आते हैं, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट इंटरनेट शटडाउन कर देती है तो फोटोज़ नहीं आते, वीडियोज़ नहीं आते, लोग लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाते। तो फिर उनको जो एक पॉलिटिकल बैकलैश जो हो रहा है अभी, जैसे स्मिता ने कहा कि पंचायत इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये जो विजुअल्स है, लाखों करोड़ों फार्मर्स जब साथ में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, तो फिर आपको ये दिखाई देगा कि ये गवर्नमेंट एक तो डर गई है और बी इनके खिलाफ काफ़ी आवाज़ें खड़ी होने चलोगे। तो सबसे पहला उनका सोल्यूशन होगा इंटरनेट को बंद कर दो। तो मेघनाथ, इसमें जो आपने बताया कि 2012 से लेके कितना 2020 के बीच का डाटा है, जैसे कोई इसमें इसको बाइफरकेट कर सकते हैं क्या कि 2012 से 14 का बीच का क्या डाटा है और 14 से 20 के बीच जी का है क्या मेरे डाटा सामने, मैं बताता हूँ। 2012 में 3 शटडाउन, 2013 में 5 शटडाउन, 2014 में 6 शटडाउन। अब इसके बाद मोदी जी आए। 2015 में 14, 2016 में 31, 2017 में एकदम बढ़ गया 79 शटडाउन्स, फिर 2018 में 134, फिर 2019 में 106, फिर 2020 में 129 और फिर 2021 जो कि अभी सितंबर तक 33 शटडाउन हुए हैं। तो आप सोचिए कि 2017 से लेके 2020 तक करीब करीब 350 से ज़्यादा शटडाउन्स हुए हैं। और अगर आप 2012 से लेके 2014 की फिगर देखेंगे तो बस 14 शटडाउन्स हुए थे।
तो मैं देख पा रहा हूँ इन आंकड़ों में कि जितना बड़ा मैंडेट आप अपने देश की सरकार को देंगे, उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके शटडाउन की वो बढ़ जाएंगे, है ना? वैसे शार्दुल, मेघनाथ की आवाज शायद लोगों तक पहुंची है, क्योंकि अभी खबर आ रही है कि इंटरनेट सेवाएं इस वक्त रिज्यूम हो गई हैं करनाल में। और जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पीआरओ है रघुवीर सिंह, उन्होंने कहा एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्लान टू सस्पेंड द सर्विसेज अगेन। लेकिन ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी भी है, क्योंकि मुझे लगता है एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, और भारत में अभी अभी हाल में G7 नेताओं की जो शिखर वार्ता हुई थी, उसके बाद जो कम्युनिक है उसमें भारत भी सिग्नेटरी था, और उसमें बकायदा किया गया है कि भाई इंटरनेट सर्विसेज चालू रहनी चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रीडम होनी चाहिए फॉर प्रोटेस्ट, फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि आज की तारीख में 21वीं सदी में इंटरनेट इज बेसिक ह्यूमन राइट। ठीक बात। शार्दुल, सभी जरूरी बात हो गई, लेकिन एक दो ओवरऑल पॉइंट। पहला तो ये कि भारत में कम से कम सरकारें हमेशा से नहीं चाहती थी कि जनता को कुछ अवांछित दिखे। अवांछित जो उनकी डेफिनेशन में, उनकी परिभाषा में जो वो नहीं चाहती थी वो ना दिखे। पहले उनका कंट्रोल बराबर था। अब मैं नहीं जानता कि प्रशासन कितना देख रहा है अब, लेकिन असंतोष किसानों में आंदोलन से जुड़ी बात बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इतने लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, तरह तरह से अपनी मांग रख रहे हैं, और सरकार के कानों पर जू रेंगती प्रतीत नहीं हो रही। इनफैक्ट ऐसा आपने कहा, वो भारतीय मजदूर संघ और ये स्वदेशी जागरण मंच भी साइडलाइन हो गए हैं उनके स्ट्रक्चर में भी। एक चीज और, ये जो आयुष सिन्हा वाला मामला है, जो करनाल वाले डीएम थे, एसडीएम थे, सॉरी, क्या ये बात सही है वो राकेश सिन्हा के रिश्तेदार हैं, भाजपा सांसद? मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन चाहे वो लंबी जांच का मामला हो, चाहे वो इंटरनेट बंद करने का मामला हो, किसी पे भी जांच सरकारी पे, आप काम कानून के खिलाफ, अपनी प्रोटोकॉल के खिलाफ कर देते हैं, उसके बाद भुक्तभोगी ने जो झेला वो झेलता रहे, उसके खिलाफ भी जांच बैठेगी और सरकारी आदमी ट्रांसफर होकर आराम से रहेगा। तो आप ये देखेंगे कि इन शताब्दी पुराने कानूनों पे चल रहा है ना जो हमारा तंत्र, ये सड़ रहा है। और इस चरमराए तंत्र और जो आधुनिक समझ बनती जा रही है लोगों की, चाहे वो इंटरनेट की वजह से हो, चाहे वो आर्थिक स्वतंत्रता, चाहे वो वस्तुस्थिति स्थिति बदल गई है जमीन पे, क्योंकि सबके पास थोड़ी थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आ गई है, इनके बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है। जब तक ये नहीं बदलेगा, सरकार यही कोशिश करती रहेगी कि इंटरनेट बंद करे, सारे माध्यम बंद करके सब अपने कंट्रोल में ले ले, चाहे हम IT रूल्स की बात करें, और यहाँ पे लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये टकराव चालू रहेगा जब तक तंत्र में बदलाव आएगा नहीं। और जैसा आपने कहा, किसान आंदोलन भी राजनीतिक इसीलिए होता दिख रहा है क्योंकि उसके अलावा इस सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ और सुनाई नहीं देता, तो क्या करा जाए। नहीं, और राजनीतिक होना भी चाहिए, मतलब इसमें गलत क्या है? एसेंशियली कुछ भी गलत नहीं है। Exactly, लोग उसे नेगेटिव कॉनोटेशन में लेते हैं, भाई वही जब बदलाव का रास्ता है तो वही लिया जाएगा, और क्या किया जाएगा। और मतलब I mean ऑब्वियसली अगर आपने एक लॉ पास किया है जिससे काफी लोग नाराज है, तो वो आपको हटाना चाहेंगे और फिर वो पॉलिटिकल यूज करेंगे उसका। तो एक सवाल था एक्चुअली पैनल से इसी को लेकर, तो फिर इनके मंच पर दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को आने पे पाबंदी क्यों है? तो वो ने जयंत चौधरी जैसे लोगों से को मना क्यों कर रखा है आने के लिए? ये ना एक्चुअली मुझे लगता है कि अतुल सर, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे अभी प्रोटेस्ट में। आई थिंक IAC मूवमेंट से लेकर ही ये शुरू हुआ है कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, और इसके पीछे लॉजिक भी है कि एसेंशियली अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ के साथ अलाय करते हैं और फिर उसका एक आपको नज़रिया ही चेंज हो जाता है, तो लोग उसको सस्पिशियसली देखना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली लोगों ने ये सस्पिशियसली देखना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने ही प्रोटेस्ट वैसे लीड भी करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, इसको आप जितना एपॉलिटिकल रखेंगे उतना वो इनइफेक्टिव रहेगा। मुझे लगता है कि जैसे आप स्वराज अभियान योगेंद्र यादव की पार्टी, उन्हीं का एक एग्जाम्पल ले ले, तो योगेंद्र यादव तो स्टेज पे है, अब पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं और वो पंचायत इलेक्शन में काफ़ी लोगों को खड़े भी करेंगे, तो टेक्निकली वो उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता ये पूरी तरीके से डिवॉइड है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से या फिर पॉलिटिकल पार्टीज से, बट मुझे लगता है सिलेक्टिव भी है। नहीं है, क्योंकि आप देखें मुजफ्फरनगर महापंचायत, उसकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी वो जयंत चौधरी, वो उसके पीछे थे। आप अगर राकेश टिकायत को देख लें, भारतीय किसान यूनियन, वो अलग अलग शहर जाकर विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात लगातार कर रहे हैं। ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की है कोलकाता में। और करनाल की सिग्निफिकेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुद चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की।
तो इसीलिए ये है कि बस किसी राजनीतिक नेता को डायरेक्टली मंच पर बुलाकर उनको लगता है कि उससे जो लॉ एंड ऑर्डर की कार्रवाई के लिए जो रीजनिंग है कि भाई इसमें कोई सिर्फ सिविल सोसाइटी नहीं है, इसमें राजनीतिक गुंडे घुस आए हैं, इससे जस्टिफिकेशन ना मिले, इसके लिए थोड़ा सा वो लाइंस जो है इस वक्त मेंटेन रख रहे हैं, लेकिन लाइंस ब्लर्ड जरूर है। तो इसमें एक थोड़ा सा मैं पर्सपेक्टिव के साथ इसको देखा जाए हम अगर, तो अन्ना आंदोलन के टाइम पे एक बड़ा मेजर इनका स्टैंड यही था कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे या पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। और जब तक आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी उससे पहले तक, अगर आपको याद हो, जो बाई इलेक्शन था, एक बाई इलेक्शन था हिसार का, और वहां पर जाकर उस समय हुड्डा हुआ करते थे चीफ मिनिस्टर, और अपनी पगड़ी उतार के रख दी थी उन्होंने कि ये जीतना ही है, कांग्रेस के लिए नाक का मसला था। अरविंद केजरीवाल वहां पर जाकर कैंपेन कर रहे थे। अब वो बिना किसी ऑप्शन के कैंपेन कर रहे, क्योंकि तब तक उनकी अपनी कोई पार्टी नहीं थी, वो बस जाके लोगों के बीच ये कह रहे थे कि इसको हराओ चाहे किसी को जिताओ। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी मतलब आंदोलनों का ये जो डिलेमा है हमेशा से कि किसी मतलब पॉलिटिकली तो लड़ना है, पॉलिटिकली ही इसका नतीजा निकलना है, असेंबली के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए निकलना है, तो वहां पर बदलाव होगा तभी कोई मांग मानी जाएगी। लेकिन वो खुद उसका पार्ट बनने की बजाय या बाकी जो राजनीतिक दल है जो वास्तव में पॉलिटिक्स में उनके साथ खड़े होते हुए दिखने में बड़ी दिक्कत है। तो ये एक तरह का डिलेमा है। मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत ब्लैक एंड व्हाइट जवाब हमारे पास नहीं है इस तरह की स्थितियों का, कि क्यों ऐसा है, क्यों जो लोग भी हैं जो जिनको डिसाइड करना है या जो जिनको प्रभावित करना है, जिनको अपने साथ मिलाना है, वो लोग भी क्यों इस तरह से सोचते हैं कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी आ गई उनके साथ तो ये गलत हो गया या ये सही हो गया, या इनके साथ आने से ये डीलेजिटिमाइज हो गए, डिस्क्रेडिट हो गए। ये डिलेमा मतलब इसका कोई बहुत सॉलिड जवाब मुझे समझ में नहीं आता कि इसका कैसे मुझे लगता है ये। अतुल सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठाया आपने यहाँ पर। एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट करते हैं तो उसके साथ काफ़ी बैगेज आ जाता है। जैसे अगर ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उन्होंने शायद चलो बोल दिया कि हाँ हमको कांग्रेस का समर्थन मिला है या फिर हम भी कांग्रेस का समर्थन करते हैं एक्सेट्रा। तो जो कांग्रेस पार्टी के साथ जो बैगेज आता है, जो फिर अटैक करने के लिए उनको इमरजेंसी से लेके नेहरू से लेके सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करने के लिए और एक अटैक टारगेट बनने के लिए मुझे लगता है प्रोटेस्टर्स अभी ये सॉर्ट ऑफ तरीका अपनाते हैं। जो भावनात्मक अपील है ना अतुल, वो भी ज्यादा होती है जब आप उसे थोड़ा सा राजनीति से अलग रखते हैं, कि आप कहते हैं कि भैया आप देखो ये किसान हमारे, ये बुजुर्ग हैं, ये वो लोग हैं जो आपको खिलाड़ी दे रहे हैं, ये वही गांव हैं जहां से आपके ज्यादातर फौजी निकल रहे हैं, तो ये सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, ये सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति नहीं कर रहे हैं बल्कि इनकी जिंदगी, इनकी आमदनी, इन सब और इनकी जो नौजवान पीढ़ियां हैं उनके भविष्य का फैसला है। तो इसीलिए ये जो भावनात्मक स्तर पर अपील है उसको थोड़ा सा जो है ज्यादा वो जोर दे पाते हैं अगर इसे कोरी राजनीति से थोड़ा अलग रखें। ठीक बात। शार्दुल, मुझे बस एक छोटा सा रीजन समझ आता है, फिर अगले विषय पर चलते हैं। पहला तो ये कि एक तो नेताओं के भ्रष्ट होने का ना इतिहास, उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हिंदुस्तान का लगभग हर नागरिक जानता है, आप चाहे किसी को भी सपोर्ट करते हो, कि एक सफल नेता बनने के लिए हिंदुस्तान में क्या करना पड़ता है। तो उसके साथ एक बैगेज जुड़ा हुआ है, जैसा कि मेघनाथ अभी बोल रहे थे। तो उसके साथ लोग जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि है क्या, पॉलिटिकल सिस्टम में ये सब पार्टियां अग्री करती हैं कि हमें पारदर्शिता नहीं चाहिए, और ये बात अब लगभग सभी को पता है जो थोड़ा भी इस तरह के विषयों में इंटरेस्ट रखता है। और इसीलिए पब्लिकली लोग एसोसिएट होने से बचना चाहते हैं, क्योंकि सबके पास अपना अपना बैग है, और लोग नहीं चाहते कि इशू को डाइल्यूट हो, क्योंकि फिर पब्लिक भी बढ़ जाती है जो आपका सपोर्टर हो सकता है। जो है वो तो है ही, और जो नहीं है वो भी नहीं है, लेकिन अधिकतर जो बीच के लोग हैं वो हमेशा बढ़ जाते हैं कि नहीं ये तो इनका साथ दे रहे हैं, या नहीं ये फला चीज से जुड़े हुए हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो पारदर्शिता की जरूरत है, जो कोई सा दल नहीं चाहता, ये भी सच्चाई है। तो क्या किया जाए? ठीक बात। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अफगानिस्तान में बड़े घटनाक्रम हुए, बड़ा उलटफेर हुआ है। तालिबान ने काफी चर्चा, बहस मुबाहिसे और अटकलों के बीच में अपनी नई सरकार की घोषणा कर दी है, और उसके ऊपर बहुत सारी बहसें, नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे बड़ा बहस का केंद्र में है, कि इसके ऊपर एक पाकिस्तानी स्टैंप है, जो नई सरकार है, जो नई कैबिनेट है। और सबसे ज्यादा उसमें दिक्कत है लोगों की चर्चा के केंद्र में कि हक्कानी परिवार के लोगों की उसमें एंट्री जो है
वो बताता है कि ये पूरी तरह से ISI या पाकिस्तान की एक ऐसी सरकार है जो उसके पाकिस्तान का उस पर छद में एक तरीके का असर है। तो एक दूसरी स्थिति ये है कि स्मिता, कि लग रहा था कि तालिबान को दुनिया ने एक तरह से मान्यता देने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि सबके अपने अपने सस्पेंस, सबके अपने अपने सस्पिशन है, सबके अपने अपने दिमाग में चिंताएं हैं उसको लेकर, लेकिन सरकार को लेकर एक तरह का एक्सेप्टेंस है कि अब इन्हीं के हाथ में, यही सच्चाई है, रियलिटी है। इस एक्सेप्टेंस के बीच में नेटवर्क, हक्कानी नेटवर्क के लोगों का सरकार में शामिल होना, और फिर ऐसे लोग जो कि UN की टेरर लिस्ट में हैं, US की टेरर लिस्ट में हैं, तो ये दोनों स्थितियों से कैसे दुनिया मतलब निपटेगी, कैसे मतलब भारत को भी उसमें आप रखिए और बाकी लोगों को भी अगर रखिए, तो कैसे निपटारा होना है इसका? क्योंकि क्या ऐसी कोई स्थिति आएगी बीच में जहां निगोशिएशन होगा और ये कहा जाएगा कि ये जो टेरर वाले, जो लोग टेरर लिस्ट में हैं, इनको सौंपा जाए, इनको हटाया जाए, इनसे किसी तरह का डिमांड हो, तब जाके हम मान्यता देंगे? कुछ इस तरह की डील हो सकती है? या पाकिस्तान के नजरिए से देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो के लिए तो इसमें लग रहा है कि पूरा शरीर ही घी की कड़ाही में है। बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछे हैं अतुल। मैं ब्रीफली थोड़ा सा पहले तो ये समझा दूं कि इन्होंने जो अभी शक्ल अख्तियार करने की कोशिश की है, जिसको ये इंटरिम गवर्नमेंट कह रहे हैं, अंतरिम सरकार, और ये जब 1996 में भी तालिबान की पहली सरकार बनी थी तब भी उसे इंटरिम कैबिनेट ही उन्होंने कहा था, लेकिन ये इन्होंने साफ नहीं किया है कि इसे इंटरिम से जब आप परमानेंट करेंगे या अगला कदम लेंगे, किस संविधान को फॉलो करेंगे, किस संविधान के तहत वो चेंजेस होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने कोई चुनाव वगैरह कुछ नहीं करवाए थे 1996 से 2001 के बीच में। और इस वक्त जो मॉडल है वो लगभग वो ईरान जैसा मॉडल है, जहां एक आप आमिर उल मोमिन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो आपका एक मुल्लाक्रेटिक गवर्नमेंट जिसे कहा जा रहा है उसके हेड के तौर पर, और उसके तहत जो है यहाँ मुल्ला हाइबुतुल्लाह अखुंज़दा, उनको जो है सुप्रीम लीडर या आमिर उल मोमिनीन का डिजिग्नेशन दिया गया है, और उसके तहत जो है मुल्ला मोहम्मद हसन उखन, ये भी UN के जो सैंक्शनड है मिलिटेंट, और 1990 में तालिबान की सरकार में जो है ये फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, को फाउंडर थे तालिबान के, फर्स्ट डेप्यूटी भी थे। तो ये जो है इस वक्त लीड करेंगे यहाँ की इस सरकार को। 33 जो नाम दिए गए हैं इस वक्त तालिबान की कैबिनेट में, उनमें से 19 ऐसे नाम हैं अतुल जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंधित आतंकियों के सूची में शामिल हैं। हाँ। तो 2-3 मैसेजेस तो तालिबान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों को जो है दे दी गई है कि एक तो भैया हमारे जो वेटरन लॉयल तालिबानी कमांडर हैं, भले ही वो आपकी प्रतिबंधित सूची में शामिल हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी सरकार में आपको नजर आएंगे। दूसरी बात है जो इन्होंने कहा था कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में आज से नहीं दशकों से और कई सेंचुरी से जो है एथनिक फिशर्स बहुत ज्यादा रही हैं। तो जो ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, उन लोगों को ऐसा शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ सिंबॉलिक रूप से। ज्यादातर ये जो नाम दिए गए हैं वो डोमिनेंट जो पश्तून कम्युनिटी है, उन्हीं के सारे ये ज्यादातर आपके चेहरे हैं। तीसरी बात है महिलाओं को जो जिस बात का डर था, जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं दी गई है, और महिलाओं को इस वक्त आप देखें वो फेस ऑफ रेजिस्टेंस बनकर उभर रही हैं काबुल की सड़कों पर, हेरात में इनक्रेडिबली ब्रेव वुमेन ऑफ अफगानिस्तान जो वहां जाकर रेजिस्टेंस दिखा रही हैं, और जिसे देखकर ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं गृह युद्ध जैसे हालात ना बने, क्योंकि अगर वो बनता है तो अफगानिस्तान में जो डिसेंट इनटू केओस है, जो एक टाइटल था एक किताब का भी, वो अहमद रशीद का, वो और ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुल्क है इस वक्त, देखिए जो शॉर्ट टर्म अभी भी प्रायोरिटीज, प्राथमिकता यही है कि कैसे जो लोग वहां पर विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं, जिसमें भारत के भी कुछ 100-150 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, 20 लोग लगभग, सॉरी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया था, और उनको कैसे निकाला जाए। जिन लोगों को लगता है कि तालिबान से उनकी जान को खतरा है, जिसमें अफगान नागरिक, अफगान एक्टिविस्ट जो अफगान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ में या फॉरेन एम्बेसीज के साथ काम कर रहे थे, उनको तालिबान चुन चुन कर जो है मार सकती है, उनको कैसे बचाया जाए। कल कतर से जो है एक पहली कमर्शियल फ्लाइट आई है बहुत दिनों के गैप के बाद में, क्योंकि बीच में फ्लाइट ऑपरेशंस बंद हो गए थे, जिसमें कुछ अमेरिकी नागरिक वापस गए हैं। तो इसके लिए तो एंगेजमेंट करना पड़ेगा, आपको बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि एयरफील्ड ऑपरेशंस वगैरह इस वक्त वो सारे जो है वो तालिबान के तहत है। और इसीलिए हमने भी देखा था कि भारत के जो कतर में राजदूत है दीपक मित्तल, उन्होंने जाकर तालिबानी जो नेता है स्तनकज़ई, उनके साथ मुलाकात की थी।
तो जो ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी है उसको अर्जेंटली कैसे एड्रेस करें, वो सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने में। करीब 2,500 ऐसे अस्पताल क्लिनिक हैं जो वर्ल्ड बैंक के पैसे से चलते थे अफगानिस्तान में, और यूरोपियन देशों की तरफ से डोनेशंस आ रही थी। इन अस्पतालों ने अब कह दिया है कि वो वाकई ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। अंतरराष्ट्रीय काफी सारे ऐसे मेडिसिन सॉफ्ट फ्रंटियर जैसे दूसरे एजेंसियां हैं वो ऑपरेट कर रही हैं ग्राउंड में, लेकिन उनको अपनी सप्लाईज मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। एक तरीके से एक लैंडलॉक्ड वाली स्थिति है, और इसीलिए पंजशीर वैली में भी जो रेजिस्टेंस चल रहा है, आप देखें वहां पर उस वैली से अब हजारों की तादाद में तस्वीरें आ रही हैं कि लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। वहां को ऐसा लग रहा है कि तैयारी चल रही है कि कैसे उसे एथनिकली क्लिंस किया जाए, कि सिर्फ पश्तून वहां रह जाए, बाकी सारी एथनिसिटीज को जो है वहां से उसका सफाया किया जाए। लेकिन उस वैली में जो 1990 के दौर में हमने देखा था कि एक नॉर्दर्न रेजिस्टेंस बिल्ड हुई थी, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने बैकिंग किया था उस नॉर्दर्न रेजिस्टेंस को, आज उस तरह की कोई बैकिंग नहीं मिल रही है। वहां जो चेहरे हैं अमरुल्लाह सालेह हो या फिर अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं, तो उनको उस तरह से कोई ना ताजिकिस्तान से कोई बैकिंग मिल रही है, और तो मेडिकल सप्लाईज या फूड सप्लाईज कोई देश जाकर हेलीकॉप्टर से भी ड्रॉप करने की नहीं सोच रहा है। तो ये ह्यूमन जो कैटास्ट्रॉफी है ये सबसे बड़ा चुनौती है। लेकिन इन आतंकियों की जो नाम वगैरह है सूची में, सुरक्षा परिषद को देखना पड़ेगा कितना लीवरेज है इस वक्त, क्योंकि सैंक्शंस के बहुत ज्यादा नतीजे इसके पहले आए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है, आप नॉर्थ कोरिया की बात कर ले, ईरान की बात कर ले, उनकी एक लिमिटेड पर्पसेस रही हैं। तो यहाँ कोई आसान जवाब किसी भी मुल्क के पास नहीं है, और खास करके तब जबकि इस पूरे चेस गेम में अभी इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें ये भी देखना होगा सबसे जरूरी कि ये अमेरिका के निकलने के बाद जो वैक्यूम है उसे चीन कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो भारत के लिए भी सबसे बड़ा जो है सद्दत भी होगा यहाँ पर। ठीक बात है। जो प्रेजेंटेशन का मुद्दा है, जिसमें आपने बताया कि किस तरह से ज्यादातर सारे मिनिस्टर्स पश्तून हैं, महिलाएं नहीं हैं उसमें, तो आपने इशारा किया कि गृह युद्ध की एक स्थिति बन सकती है उसमें, और ये बहुत पॉसिबल है क्योंकि अपनी जो शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उम्मीद भरी बातें थोड़ी बहुत आई थी तालिबान की तरफ से, वो इस कैबिनेट के देखने के बाद बहुत साफ हो जाती है। एक तो जिसका जिक्र हम लोगों ने अभी कर लिया कि उसमें वो तमाम यूएन डेजिग्नेट वो हैं, भगोड़े हैं या जो भी है, इसके अलावा जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से नजरअंदाज करके उसका एक मैसेज बहुत सीरियस तो है ही है। जैसे मसलन हजारा कम्युनिटी को देख लीजिए, तो उसको कोई जगह नहीं दी गई है। तो जाहिरन अब उनके निशाने पर आने वाले समय में वो लोग होंगे, क्योंकि एथनिकली भी वो उनसे लगातार लड़ते हैं, उनको उनका मारकाट करते रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाते रहे हैं। तो ऐसे में ये जो जिस आप गृह युद्ध की बात कर रही हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो रिप्रेजेंटेशन का जो मुद्दा है उसको किसी तरह से सॉल्व करवाने के लिए, चाहे वो हजारा है, महिलाओं का भी मसला उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए क्या वर्ल्ड कम्युनिटी किसी तरह का प्रेशर बना पाने की स्थिति में है? देखिए, इस वक्त इंडियन इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास में ना लीवरेजिंग पोजीशंस बहुत कम है। दे आर निगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, क्योंकि आपने सबसे बड़ा जो हथियार अमेरिकियों ने दे दिया था उनको दोहा अकॉर्ड के रूप पर, जिसको ज़ाल्मे खलीलजाद जो अमेरिका के स्पेशल ऑनबॉय थे अफगानिस्तान के साथ नेगोशिएट करने के लिए, तालिबान के साथ नेगोशिएट करने के लिए, और इस दोहा अकॉर्ड को आपने शुरुआत किया डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में, उसको साइन जिस तरीके से करवाया, ये दोहा अकॉर्ड एक अपने आप में बिट्रेयल डॉक्यूमेंट कहलाएगा आने वाले दिनों में। और उसमें आपने तमाम तरीके की जो तालिबान की शर्तों को मान दिया बगैर उनसे कुछ वापस लिए हुए। So you did not actually try and gain some strategic advantage from them before giving them a recognition of sort through that Doha Accord. और आज की तारीख में अगर आप देखें इनके जो कैबिनेट के चेहरे हैं, मुल्ला उमर का जो बेटा है मुल्ला मोहम्मद याकूब, वो इनकी डिफेंस मिनिस्टर है। सिराजुद्दीन हक्कानी, आपने उनका जिक्र किया, यूएस डेजिग्नेटेड हक्कानी नेटवर्क का चेहरा है, वो इंटीरियर मिनिस्टर है, गृह मंत्री। कल को सोचिए एक ऐसी स्थिति बनती है कि भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज करता है, गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ बातचीत कर रहे हैं, और ये वो सिराजुद्दीन हक्कानी उस हक्कानी नेटवर्क की बात कर रहे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास को टारगेट बनाया, भारतीय कॉन्सुलेट्स को टारगेट बनाया, हमारे एक डिफेंस अटैचे की जान चली गई थी आतंकी हमले में। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही बुरी वाली स्थिति है, और इसमें विमेन राइट्स, आप विमेन इंक्लूसिविटी की तो बात छोड़ दीजिए, फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल है कि भैया आप लड़कियों को, जो तालिबान सोशल मीडिया के जमाने में सुहेल शाहीन जैसे इनके जो प्रवक्ता हैं तस्वीरें डाल रहे हैं कि बच्चियां स्कूल वापस जा रही हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि ये छोटी बच्चियां हैं,
क्लास 6 के ऊपर की बच्चियां काबुल के बाहर की स्कूलों में वापस जा पाएंगी या नहीं। आपने सेग्रीगेशन शुरू कर दिया है काबुल यूनिवर्सिटीज में। आपने कहा है कि जो मेल टीचर्स हैं वो महिलाओं को नहीं पढ़ाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो आपके पास वो रिसोर्स नहीं है, महिलाओं को फिर कौन पढ़ाएगा? कि सिर्फ बुजुर्ग जो मेल टीचर्स हैं वो किसी सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं। इस तरह की तमाम सेग्रीगेशन, महिलाओं को काम नहीं करने का अधिकार देना, तो सरकार में इंक्लूसिविटी तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो फिलहाल महिलाओं की लड़ाई बेसिक राइट्स की है कि जो 20 सालों में उनको अधिकार मिले थे वो अधिकार कम से कम उसका कुछ प्रतिशत तो वो बचा सके। और जो आपने इशारा किया उसमें उसका एक और पहलू है कि जिस सिराजुद्दीन हक्कानी को उनका इंटीरियर मिनिस्टर गृह मंत्री बनाया गया है, उनके ऊपर पाकिस्तान और आईएसआई का वरदहस्त है ऐसा माना जाता है। तो इन केस अमित शाह हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी से कोई बात करते हैं तो वो बात एक तरह से इनडायरेक्टली पाकिस्तान में घूम के जा सकती है, और पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशन है वो अपने आप में बहुत दूसरी तरह के रिलेशन है। ये पेट्रन स्टेट क्लाइंट है दोनों के बीच में। और अफगानिस्तान में जो एक यूजुअल एनालॉजी दिया जाता है कि पाकिस्तान वहां आग भी लगा रहा है और आग को बुझा भी रहा है, क्योंकि ये भी हकीकत है कि अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज दरअसल पाकिस्तान में ही है, शरणार्थी, और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज को हाउस कर रखा है। लेकिन दूसरी अगर आप देखें, अभी जो पिछले दिनों में आपने देखा होगा बहुत सारी विरोध की तस्वीरें आई अफगानिस्तान से। वो इसलिए आई क्योंकि जो आईएसआई चीफ है वो अफगानिस्तान काबुल की होटल में बैठे वहां पर लगातार निगोशिएट कर रहे हैं। ये हक्कानी नेटवर्क के लोग जाकर आपके जो प्रीवियस सरकार में जो चेहरे थे, हामिद करजाई जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, या डॉक्टर अब्दुल्ला जो सीईओ थे जब अशरफ गनी प्रेसिडेंट थे उस कैबिनेट में, इन लोगों के साथ जाकर हक्कानी नेटवर्क बातचीत कर रहा था। और पाकिस्तान का आईएसआई चीफ जाकर काबुल के होटल में बैठकर जो है तमाम नेगोशिएशंस जारी कर रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के अंदर जो आपको गुस्सा नजर आया, और जिसमें ये लोगों को बताना जरूरी है कि किस तरीके से बुरी तरीके से बर्बरता से वहां के मीडिया पर्सन्स को पीटा गया है, उन पर कोड़े बरसाए गए हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त दुनिया के सामने हैं कि कितनी खतरनाक माहौल की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। शार्दुल और मेघनाद बहुत देर से सुन रहे हैं। शार्दुल, ये जो पूरी स्थिति है इसमें पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की भूमिका अजीब सी हो गई है, जिसका जिक्र स्मिता कर रही हैं कि वो आग भी लगा रहा है और पानी भी डालता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि 20 सालों से वो इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, उसकी ओर देख रहा था कि कब वो मौका आएगा। और आज की जो बदले हुए हालात है जिसमें चाइना एक बड़ी ताकत है और उसके वरदहस्त में पाकिस्तान वो काम कर रहा है और जिस काम की उससे अपेक्षा नहीं है। कम से कम आज से 20 साल पहले अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाकर बहुत कुछ करवा सकता था, लेकिन आज पाकिस्तान के ऊपर कोई कंट्रोल किसी का नहीं है। तो पाकिस्तान पर ये जो दबाव किसी का नहीं है, इस चक्कर में जो हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मतलब इसको अगर कोई थोड़ा सा समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं? जी अतुल, देखिए आपको याद होगा, अपनी दही को खुद ही मीठा नहीं बताना चाहिए, पर आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले जब हम ये बात कर रहे थे तो मैंने कहा था ये कि पाकिस्तान और तालिबान को अलग अलग समझना, खासतौर से आईएसआई और तालिबान को अलग अलग समझना, या तो विषय की नासमझी है किसी की, या वो सत्य से मुंह फेर रहा है। आप देखिए कि पंजशीर के फाइनल इनके जो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला वहाँ पे जो विरोध को लगभग खत्म कर दिया है, उससे पहले आईएसआई चीफ गए। फिर आईएसआई चीफ हमेशा जाते हैं, बहुत जाते हैं, सभी इंटेलिजेंस के लोग जाते हैं, लेकिन वो कभी मीडिया के सामने नहीं आते। तो ये स्ट्रैटेजी है। अब या तो इत्तेफाक है, हो सकता है वो वहाँ कालीन खरीदने चले गए उसी समय पे, काफी बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है ना। तो तालिबान और खासतौर से हक्कानी नेटवर्क जो 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही काबुल के कंट्रोल में आ गया था, कैपिटल के, काबुल को वही रन कर रहे थे, तो उन्हें अलग अलग समझना तो नासमझी है। और ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट 1950 के दशक से चल रहा है, 70 साल पुराना प्रोजेक्ट है। वो अपना इंपीरियल जो राजशाही जैसे ब्रिटेन करता था ना, वो पाकिस्तान की हसरत अफगानिस्तान के लिए हमेशा से रही है। और अफगानिस्तान ने कभी पाकिस्तान साइड का अपना बॉर्डर कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया ऑफिशियली, उसका बहुत बड़ा हिस्सा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रही थी। अब देखिए, आपने हक्कानी की बात की, मेरे नज़र में जो ये लिस्ट आई थी इसमें एक और इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर था, खासतौर से भारत के लिए। जो उनके विदेश मंत्री हैं, शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनकज़ाई, मेरे उच्चारण में गलती हो रही थी, माफी चाहूंगा। तो इन्होंने 79 के आसपास जब ये अफगान आर्मी थे पहले, तो भारत में आईएमए में वो प्रशिक्षण पाया था। ये व्यक्ति आपको बताएगा कि अफगानिस्तान की सिचुएशन इंटरनली कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। कि एक उस समय का सर्विंग लेफ्टिनेंट जिसको भारत के यहाँ ट्रेनिंग मिली सेना से, वो 96 में जाके तालिबान में शामिल हो गया।
और आज वो इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना लंबा समय बीत गया, अलग अलग रिजीम से लड़ाई हुई, अलग अलग राजनीतिक प्रभाव वहाँ बने, तालिबान फिर से आ गया है। और प्रॉब्लम यही है जो ब्रिक्स में भी कह रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे पास ये है, एक किसान का कोई इलाज नहीं चीन के अलावा, और चीन का वरद हस्त है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। चीन के खिलाफ अभी कोई जा नहीं सकता, वो बहुत बड़ी आर्थिक ताकत भी है। सामरिक और जो मिलिट्री ताकत है वो छोड़ दीजिए, चीन के साथ असली परेशानी आर्थिक उस ताकत होने की है उसकी। और इसका इलाज कैसे निकलेगा ये अभी कोई नहीं जानता, इसलिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि अभी, जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि भाई ठीक है वहाँ तालिबान आ गए, अभी आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी नहीं देनी है क्योंकि उससे तालिबान को वैधता मिलेगी। लेकिन आप एंगेजमेंट कैसे बंद करेंगे, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा भी देखनी है भाई, आप जा तो सकते नहीं, आप भूगोल तो आपका यही रहेगा। तो ये परेशानी अभी तो चलेगी। पाकिस्तान के ऊपर एक कंट्रोल ये है जो उनके पास उनके ऊपर जो आर्थिक वॉच लगी हुई है, क्योंकि उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप आतंकवाद के अपने गढ़ों को खत्म कीजिए, नहीं तो आपको आर्थिक सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मिलनी बंद हो जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा लगाम अभी भी वो भी है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हाल के सालों को छोड़ दें तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चलते थे, पढ़ाने से लेकर मेडिकल से लेकर, वो अमेरिकन पैसे पे चलते थे। स्मिता, मैं सिर्फ इसमें ये जोड़ना चाहूंगी कि हालांकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ट्रायम्फलिज्म की सेंस जरूर है, क्योंकि जो सिग्निफिकेंस है 15 अगस्त की तारीख को काबुल जिस तरीके से तालिबान के गिरफ्त में गया एंड तालिबान टू कंट्रोल, लेकिन उसमें पाकिस्तान के लिए भी आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का रिश्ता है अफगान तालिबान के साथ, वो हमेशा एक नेमेसिस का रिश्ता रहा है, उसे बैलेंस कर पाना आसान नहीं होगा। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के बहुत सारे एसेट्स को लगातार चोटें पहुंचाई हैं, चीन के जो वहाँ एसेट्स हैं उसको हर्ट किया है, चीनियों की जान गई है। तो ये आने वाले दिनों में इसका एक बहुत ब्लोबैक जो है, और वो शुरू हो भी रहा है, खुद पाकिस्तान के लिए होगा। इसलिए वहां की सिविल सोसाइटी भी इस पर बड़ी चिंतित है कि पाकिस्तान के रोल की वजह से वहां खुद पाकिस्तान के अंदर भी आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि जैसे जैसे सत्ता को लेकर उनकी जो खींचतान है वो बढ़ेगी अफगानिस्तान के अंदर, यहाँ काफी आग लगने वाली स्थिति नजर आएगी पाकिस्तान में। तो एक चीज मुझे और संक्षेप में समझा सकें स्मिता, अगर कि जिस ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट की बात कर रहे थे शार्दुल, ले दे के आज की तारीख में पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का तरीका वही है कि किसी तरह से इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जाए, तो क्या वो कारगर हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ा हिस्सा आज उसकी इकोनॉमी में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना से आ रहा है, तो क्या वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड एक तरीका आज भी बन सकता है? थोड़े हद तक बन सकता है, चीन से पैसा जरूर आ रहा है, लेकिन चीन ने देखिए पहले से ही बहुत पैसा डाल रखा है, 62 अरब डॉलर से ज्यादा चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर में, और यही वजह है कि चीन वहां पे सक्रिय भी हो रहा है। लेकिन चीन भी ऐसी पोजीशन में नहीं रहेगा कि वहां पे बूट्स ऑन दी ग्राउंड उतार दे, क्योंकि अफगानिस्तान में जिसने आपने जो है बूट्स ऑन दी ग्राउंड तैनात किए हैं, और उनके आप सेंचुरीज ओल्ड हिस्ट्री को ही अगर देख लें, इन्वेडर्स की हिस्ट्री हो या दूसरे फोर्सेस की हिस्ट्री हो, तो ज्यादातर जो है उसके नतीजे काफी खराब ही रहे हैं। लेकिन जो एक चीज हो सकती है यहाँ तो, कि अभी तक अमेरिका की जो डिपेंडेंसी थी पाकिस्तान में, वो इसलिए थी क्योंकि अफगानिस्तान तक उनको अपने ट्रूप्स के लिए सप्लाईज पहुंचाने होते थे, वो वाया पाकिस्तान पहुंचता था, और अफगानिस्तान लैंडलॉक था। तो अब अगर अफगानिस्तान की जो उनकी डिपेंडेंसी है पाकिस्तान पर वो कम हो गई है, तो हो सकता है वो ज्यादा दबाव बढ़ा सकते हैं, कि ज्यादा आप शर्त जोड़ सकते हैं। वो चाहेंगे भी कि इंडो पैसिफिक में ज्यादा ध्यान दे, वहां पर चीन से जूझने पर ज्यादा ध्यान दे, लेकिन चीन सिक्योरिटी काउंसिल में भी है, और जैसा शार्दुल ने कहा आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत है। तो इस वैक्यूम में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट किरदार है वो एक तरीके से चीन बनकर उभरेगा, तो उसमें तो कोई शक नहीं। ठीक बात। मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प और काफी विस्तार से बातचीत हुई है। हम अपने आखिरी राउंड की तरफ बढ़ेंगे जो कि रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा शार्दुल, आप अपना रिकमेंडेशन इस हफ्ते हमारे श्रोताओं के लिए दें। मेरा पहला रिकमेंडेशन मेघनाथ का आर्टिकल है, वही गुड न्यूज़ टुडे के ऊपर, काफ़ी फनी, उसे ज़रूर पढ़िए। दूसरा मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, मैंने नहीं देखा था, काफ़ी पुराना हो गया है वो, मतलब कई साल हो गए हैं उसे आए हुए, मिनी सीरीज़ है वो, चेरनोबिल। मैंने नहीं देखी थी अभी तक, मैंने चेरनोबिल की वैसे डॉक्यूमेंट्रीज देख रखी थी, लेकिन ये सीरीज़ थोड़ी सी तथ्यों से हटी हुई है, लेकिन तब भी बहुत अच्छी है, और आपको बताती है कि इंसान कई बार केवल विज्ञान का ही पीछा करते हुए भी कितनी गड़बड़ें कर देता है। इस बार मेरे ये 2 ही रिकमेंडेशन होंगे। ओके, स्मिता आप क्या रिकमेंड करेंगे?
अभी चूंकि अफगानिस्तान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, मुझे लगता है कि जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप अच्छे एनालिसिस को पढ़ना चाह रहे हैं, तो 2 वेबसाइट्स खास करके, एक गंधारा है, gandhara.rferl.org, उनकी वेबसाइट पर आपको बहुत अच्छे एनालिसिस, उम्दा एनालिसिस मिलेंगे। दूसरी है जो आपकी क्राइसिस ग्रुप है, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, वो साउथ एशिया के जो उनकी सब सेक्शन है, उसके तहत भी आपको बहुत सारी एनालिसिस मिलेगी, खास करके तब जबकि जो 9/11 हमलों की, अब आप 20वीं एनिवर्सरी की हम बात कर रहे हैं, 20 साल हो चुके हैं, और उन आतंकी हमलों के बाद आज अफगानिस्तान में तमाम ऐसे संगठन वापस से अब सक्रिय नजर आ रहे हैं, वो अलकायदा हो, आईसिस, खुरासान की अब हम बात कर रहे हैं, जिनसे कुछ सालों पहले तक लग रहा था कि शायद जो पश्चिमी मुल्क हैं वो अपनी लड़ाई जीत रहे हैं। तो इन सबको समझने के लिए, और जो तालिबान पर पुरानी किताब है, जो यंग व्यूअर्स हैं, आपके ऑडियंस हैं, अहमद राशिद की जो किताब है तालिबान पर ओरिजिनल, आप उससे पढ़ें तो उसकी जड़ों तक जाने में जो है आपको थोड़ी आसानी मिल सकेगी। और 9/11 हमलों पर 2 बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज इस वक्त हैं, एप्पल टीवी पर भी हैं और नेटफ्लिक्स पर भी हैं, वो भी आप जरूर से देख सकते हैं। ठीक बात। मेरे इस हफ्ते 2 रिकमेंडेशन है। एक तो एक प्रोफाइल कम रिपोर्ट है जो कि नरसिंहानंद सरस्वती, जो ये दासना का जो मंदिर है गाजियाबाद में, उसके जो महंत हैं, और आए दिन आप लोगों ने उनको उलझुल बातें करते देखा और सुना होगा। उनकी बड़ी एक फैन फॉलोइंग भी है जो कि सोशल मीडिया पर केवल इसी तरह के काम करती है, जहर फैलाने के। तो उसकी एक पूरी प्रोफाइल और रिपोर्ट की है हमारे रिपोर्टर्स शिवांगी सक्सेना ने। तो एक तो वो रिपोर्ट मैं रिकमेंड करूंगा, और दूसरी एक फिल्म रिकमेंड करूंगा मैं। बहुत अच्छी फिल्म है, द बॉय इन स्ट्रिप पजामा करके, नेटफ्लिक्स पे आई है काफी दिनों बाद। तो ये 2 मेरे रिकमेंडेशन हैं। किस बारे में अतुल जी? ये द बॉय इन स्ट्रिप पजामा बेसिकली बड़ी मतलब एक हार्ट रेंचिंग स्टोरी है। ये एक 8 साल के 2 बच्चों की कहानी है। हिटलर के समय के ज्यूस कंसंट्रेशन कैंप से जुड़ी स्टोरी है ये। एक बड़ा ऑफिसर है जिसके जिम्मे पोलैंड में एक कंसंट्रेशन कैंप में ज्यूस को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो वो इंचार्ज बनकर उस कंसंट्रेशन कैंप में जाता है, और वहां पर गैस के जरिए, गैस चैम्बर में डालकर लोगों को कि ज्यूस को मौत के घाट उतारा जा रहा था, और वो उसका इंचार्ज था। उसका अपना 8 साल का बच्चा था, और उनका घर वो कंसंट्रेशन कैंप से सटा हुआ था। तो बच्चा जो उनका अपना था वो घूमते घामते रोज चोरी से निकल जाता था कंसंट्रेशन कैंप की साइड में, बाड़ों के किनारे। तो अंदर एक दूसरा बच्चा हुआ करता था जो कैंप में बंद था, उसी की उम्र का। तो ये दोनों आपस में मिलते, बातचीत करते, बड़ी सी ये वो। एक दिन कोशिश करके उसने अपने साथ इस बच्चे को अंदर कर लिया, कंसंट्रेशन कैंप में घुसा लिया, और फिर वहां से जो कहानी है वो बहुत ही दर्दनाक कहानी है, और वो लोग देखते हैं उसको, वरना ये पूरा स्पॉइलर हो जाएगा। नहीं बिल्कुल देखेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने इसलिए पूछा। तो ये स्टोरी है। इसके साथ ही हम अपनी आज की जो चर्चा है इसको रोकेंगे। मेघनाथ को किसी वजह से बीच में जाना पड़ा, उनका रिकमेंडेशन हम बाद में इसमें जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, शार्दुल, चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक्स। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।